रहेगा बच्चों, वो जीके का रहेगा। जीके सर वाइडर। आप इंग, हाँ, कुछ बोल रहे थे? सर आप इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, मतलब जो मैंने 12वीं पढ़ाएंगे, तक नहीं है। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, अरे कंप्लीट कोर्स की बात हो रही है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। अभी 3 आवर का सेशन शुरू हुआ है, अभी हम एक ही दिन में आपको ज्यादा बिठा दें तो आप कहेंगे भैया कैपेसिटी तो है ही नहीं, कैसे काम करेंगे। तो धीरे धीरे आपको मोटिवेट करना है, अभी 3 आवर का स्टेमिना आपका बनाना है। जब 3 आवर का स्टेमिना बन जाएगा तो शेड्यूल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो वही मैं डिस्कशन कर रहा था, सब्जेक्ट जो आपको दिखाए जा रहे हैं वो उतने ही नहीं है, वाइडर कंसेप्ट है। अब कहने को डिस्कशन किया गया कि संजय भैया आपको जीके पढ़ाएंगे, लेकिन जीके सिर्फ जीके नहीं है, इसमें आपको हिस्टोरिकल कंटेंट्स जो हम आज शुरू कर रहे हैं। अब डेली हम कोई एक ही टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम टॉपिक चेंज करके पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री चलेगी, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे हम यहाँ पर हम पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसको लीगल एप्टीट्यूड के नाम से बहुत सारे बच्चों को, किसी को क्लैट का पेपर देना है, लीगल एप्टीट्यूड, कल को जुडिशरी की लाइन में जाना है तो वो लीगल एप्टीट्यूड पॉलिटी के नाम से पढ़ाया जाएगा आपको। ऐसे ही बीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का डिस्कशन किया जाएगा। बीकॉम के लिए जो जाना चाह रहे हैं, बीएमएस के लिए जाना चाह रहे हैं, बीबीए के लिए जो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सब जीके का ही पार्ट है। ये अलग अलग उसकी ब्रांचेज हैं। बिजनेस एप्टीट्यूड का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। साइंस का डिस्कशन किया जाएगा, साइंस बोले तो जर्नल साइंस जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के नाम से आती है। करंट अफेयर्स बहुत वाइडर कंसेप्ट है, उसका डिस्कशन किया जाएगा। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, जिसका आइडिया आपने 11th 12th में जो लिया है उसको और थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ जाएंगी, पंच लाइन्स, कंपनियां, सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर्स। तो वाइडर कंसेप्ट है। अब जब इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो उसका भी शेड्यूल बनाएंगे, उसकी क्लासेस और ऐड हो जाएंगी इसके अंदर। तो एक ब्रीफिंग मैंने दी है आपको। फिलहाल हम आज अपने जीके का टॉपिक शुरू करते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री। हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, रजिस्टर अपना अपने साथ रखें, बहुत सारी बातें सामने लिखी हुई मिलेगी। कोई स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट बनाने की पॉसिबिलिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। हम तेजी से टॉपिक को आगे चलाएंगे। अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है सबको, टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि बाद में रिवाइज कर सको। सारा डाटा बीसीसी ऐप पर अवेलेबल रहेगा, कोई भी एपिसोड आप बार बार, पुराने बच्चे सबको मालूम है, जितनी बार मर्जी बार रिवाइज कर सकते हैं। और नोट्स बनाने की जरूरत पड़े तो वो आपको डेली अपडेट रखना है। और ये तैयारी जो आपको कराई जा रही है, सिर्फ ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये एक वाइडर कंसेप्ट है। इन नोट्स को संभाल कर रखना, ये नोट्स ही आगे जाके काम आएंगे। कल को ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री में कोई एडमिशन लेना है, बस थोड़ा सा लेवल और बेटर हो जाता है। यूपीएससी की बात करनी है, कोई खेल करना है, एंट्रेंस का सिलेक्शन, आपकी गवर्नमेंट जॉब में प्रवेश। दीपांशु पता है प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ क्या होता है? दीपांशु, नो सर। अब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास आ गई, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं जॉब के लिए, बहुत बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर हमारा। उसमें बैंक में जो ऑफिसर ग्रेड होता है उसको बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर। उसके लिए बस आपको ग्रेजुएशन की डिग्री और इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम, और उसमें सिलेक्शन, और उसके बाद इंटरव्यू और सिलेक्शन। तो वो यही तैयारी होती है। दीपांशु, आइडिया लगा मैंने क्या कहा? यस सर। तो एक मैंने ब्रीफिंग दी है कि ये कोर्स सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये एक वाइडर कंसेप्ट है जो आपको अपनी हॉबी बना लेना चाहिए। हम आपको मोटिवेट करने का काम करेंगे सब्जेक्टों के माध्यम से, कि इस लाइन और लेंथ पर आपको अभी इनिशियल स्टेज पे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। बाद में इन 3 सालों में जो ग्रेजुएशन की डिग्री आप अचीव करेंगे, उसके साथ साथ एज ए हॉबी इस लाइन और लेंथ पर आपने अपने आप की तैयारी रखनी है, ताकि कल को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जॉब की अपॉर्चुनिटी आए, मास्टर डिग्री में आप जाना चाहें तो ये आपकी हॉबी रहनी चाहिए। इसी के थ्रू आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और इसी का ही छोटा सा सिंबल स्कूलों में इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। अरे आपके टाइम पर भी था, आपके टाइम पहले नहीं होता था। ये जो हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आ रहे हैं, ये इसी का ही तो बच्चा पार्ट है। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? जो ज्यादा एलेबोरेट है, बढ़िया यस सर। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही आप मैथ्स के और इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो वही खेल यहाँ पर हम शुरू करते हैं बच्चों। आदित्य, साउंड क्लियर है बच्चे? स्क्रीन क्लियर है आदित्य देव? यस सर। तो हम आज हिस्ट्री का खेल शुरू कर रहे हैं। सामने इंडियन हिस्ट्री का चार्ट बना रखा है, एक ब्रीफिंग तैयार करते हैं, बीच बीच में मैं डिस्कशन करूंगा, सबने बोलना है, चीज़ों को याद करने का काम करना है, बहुत एक्टिव होकर बैठना है। तो जहां जरूरत पड़े बता चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीज़ों को याद रखना है। कोई में जो सामने चार्ट में नहीं है वो बात बोलूं, या तो वो याद रह जाए, या फिर उसको शॉर्टकट में कहीं लिख लेना फास्ट फास्ट, बाद में सुन के लिखने की ऑप्शन तो रहेगी। तो इंडियन हिस्ट्री फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट।
एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री। टाइम जोन की बात करते हैं भैया। जो भी हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये अंग्रेजों ने लिखी है। तो अंग्रेजों ने टाइम जोन डिफाइन कर रखा है। अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बता दूं, पूरी दुनिया में इंग्लिश कैलेंडर चलता है। जीके का क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी डिस्कस करूंगा जो यहाँ नहीं होंगी, जो आपको सुनना होगा, समझना पड़ेगा, और इतना याद हो जाए कि पेपर में ऑप्शन में आ जाए तो आप टिक कर सको। 4 ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल आंसर आपका टिक हो जाए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का है। हिस्ट्री लिखने वाले अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने टाइम जोन अपने अकॉर्डिंग चलाया है। तो इंग्लिश कैलेंडर पूरी दुनिया में जो फॉलो होता है, जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में खत्म होता है। पूरी क्लास कोई भी बच्चा बताए इसे क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो बच्चों सारे याद कर लो। अब ये छोटी छोटी बातें डिस्कस में बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन वो सब नोट्स में बोला नहीं जा सकता। ग्रिगोरियन कैलेंडर। अवंतिका मैंने क्या बोला है, बोल पाओगे? ग्रिगोरियन कैलेंडर, रिपीट। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। आसिफ बात समझ में आ रही है? याद करना है, ग्रिगोरियन कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। पूरी दुनिया की बात क्यों कर रहा हूं? पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा इलाकों में अंग्रेजों का कब्जा रहा, और जिस जमाने में अंग्रेजों का कब्जा रहा, ऐसा कहा जाता था सूरज का अस्त और उदय जब भी होता है वो पूरी दुनिया के जिन इलाकों में होता है वहां सब जगह अंग्रेजों की डोमिनेशन थी, अंग्रेजों का कब्जा था। तो उन्होंने अपनी चीजें पूरी दुनिया में इंपोज करा दी। तो अरे वैसे तो कैलेंडर बहुत सारे हैं। हिंदुस्तान का कैलेंडर शाकाईरा, विक्रम संवत। पूछना चाहूंगा बीच में, अक्षित आप बताओ, हिंदुस्तान का जो कैलेंडर है वो 2 तरह के हैं। जो पंडित लोग फॉलो करते हैं, पहले सुन लो, जो पंडित लोग फॉलो करते हैं, जो टेंपल्स में चलता है, जिसके अकॉर्डिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अरे पहली तारीख को इंग्लिश में जिसे बोलते हैं 1 तारीख, उसे हिंदी कैलेंडर में कोई बता सकता है? पूरी क्लास पहली तारीख को क्या बोलते हैं हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग? एकादशी। ए भाई वो 11वां दिन होता है। हे भगवान, अरे एकादशी 11वां दिन होता है। जागते रहो। अरे प्रतिपदा। दीपांशु मैंने क्या बोला है? पहली तारीख को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, 11वें दिन को एकादशी, 15वें दिन को फुल मून। तो मैं वापस आ रहा हूं। तो हिंदी कैलेंडर अलग है जी। ऐसे ही अरे बहुत सारे कैलेंडर्स हैं। हिंदी कैलेंडर भी 2 की मैं बात कर रहा था, एक विक्रम संवत, एक शाकाईरा। दीपांशु नाम बोलने हैं, देखो बीच में बहुत, अभी हिस्ट्री शुरू भी नहीं हो रही, बीच में टॉपिक। हाँ, विक्रम संवत और शाकाईरा। विक्रम संवत एंड शाकाईरा। ध्यान से सुनना, हमारे देश के जितने भी टेंपल्स हैं, जितने भी प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, जो हमारे पंडित हैं, जो फेस्टिवल्स को फॉलो करवाते हैं, जैसे दिवाली कब आती है, तो दिवाली हम सब लोगों ने पैराग्राफ्स याद करें बचपन में। कार्तिक मास की, अरे जल्दी बोलो, अरे बचपन याद करो भैया, कार्तिक मास की। हे भगवान, पूर्णिमा। ए भाई पूर्णिमा कहाँ? फुल मून में थोड़ी ना आती है। अमावस्या। हाँ, दिए जलाते हैं, काली रात होती है, अमावस्या। तो बच्चों देखो शब्द कैसे आ रहे हैं। ये हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, महीने अलग हैं। हिंदी कैलेंडर के महीने याद करने होते हैं। पहला, ये मैं आगे जाके बताऊंगा ये कि पहले महीने का नाम क्या होता है, आखिरी महीने का नाम क्या होता है। पहली तारीख को प्रतिपदा बोलते हैं। तो मैं कह रहा था हमारे जो पंडित लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो होता है शाकाईरा, जिसके बेसिस पर फेस्टिवल्स अनाउंस किए जाते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फॉलो करती है हिंदी कैलेंडर, उसे बोलते हैं विक्रम संवत। मैं आगे हिस्ट्री में बताऊंगा ये विक्रम संवत कब शुरू हो रहा है। और ये शाकाईरा किसने शुरू करा था? कुशानाज ने शुरू। कुशानाज क्या बोला है मैंने दीपांशु? कुशानाज। तो ऐसा बहुत सारा डिस्कशन कोशिश करेंगे डिटेल में, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, चीजें आपकी इंटरेस्टिंग हो जाए। तो इंग्लिश कैलेंडर की मैं बात कर रहा था, ग्रिगोरियन कैलेंडर पूरी दुनिया में चलता है। तो इंग्लिश, अंग्रेजों ने हिस्ट्री लिखी है तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टाइम जोन को लिखा है। तो मैं यहाँ टाइम जोन का डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। नंबर लाइन सबको मालूम है बच्चों, नंबर लाइन सबको मालूम है। तो अंग्रेजों ने एडी, अरे एडी, मेरा क्वेश्चन फिर शुरू हो रहा है। अरे टाइम जोन में हमने एडी बीसी यूज करते हैं, सबको मालूम है। मेरा क्वेश्चन है दीपिका से, एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे आजकल 2021 2021 2021 एडी चल रहा है। एडी बोले तो दीपिका, कोशिश करनी है, गलत सही की चिंता नहीं करें। दीपिका दीपांशु जल्दी जल्दी बोलना है भैया। एनो डोमिनी। और ये 0 से शुरू हुआ था और आजकल 2021 एडी चल रहा है, एनो डोमिनी।
और उससे पहले सर आफ्टर डेथ तो नहीं बोलते, सर आफ्टर डेथ आफ्टर भी बोलते डेथ हैं। एज ए लेमैन बोल देते हैं, एज ए लेमैन। लेकिन एमसीक्यू में वो कभी भी आफ्टर डेथ वाली टर्म नहीं, अरे फुल फॉर्म आती है, मैं एब्राविएशंस का बहुत सारा मैंने नोट्स बनाए हैं, उन सबको मैं पीडीएफ फॉर्म में भी भेजूंगा, यहाँ स्लाइड्स पे भी डिस्कस करूंगा, याद भी करना है आपने। तो एडी एनो डोमिनी, आजकल क्या चल रहा है 2021 एडी, तो जीरो से शुरू हुआ था, लेकिन ये हमारा इतिहास 2000 साल पुराना नहीं है। अंग्रेजों के अकॉर्डिंग 2000 साल पहले, अरे जीरो एडी से पहले क्या चल रहा था, बीसी, अरे नंबर लाइन का नेगेटिव हिस्सा बीसी, बीसी बोले तो दीपांशु बोलते जाओ, बिफोर बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट, सबको मालूम है, सबको याद करने का काम करना है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट अगर नंबर लाइन की बात करें तो मेरा क्वेश्चन चिराग गुप्ता से है, बच्चे -1 बड़ा होता है कि -5 बड़ा होता है, सिर्फ चिराग गुप्ता, बीच में मत बोलना, -1। -1 बड़ा होता है। तो हिस्ट्री चलती जा रही है, जीरो एडी से पहले, फिर वो बीसी की बात कर रहे हैं, क्या 1 बीसी, उससे पहले की बात करें 2 बीसी, उससे पहले, तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री 2 लाख बीसी से शुरू कर रहा हूँ। ये हिस्ट्री किसने लिखी है, अंग्रेजों ने लिखी है, और इसकी बड़ी सारी अलग अलग फेमस बुक्स हैं, उनमें से एक फेमस बुक का डाटा मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, और ये हिस्टोरिकल हैपनिंग्स हिस्टोरियंस का नाम बदलने से थोड़ा आगे पीछे बदल जाती है। जैसे मैंने सामने लिखा है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, तो एंशिएंट इंडिया का टाइम जोन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 2 लाख बीसी से 1206 एडी, 1206 एडी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स एंशिएंट इंडिया का डिस्कशन हम बिफोर क्राइस्ट 2 लाख साल बीसी से शुरू कर रहे हैं, और फिर 1206 एडी तक पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत। अलग अलग हिस्टोरियंस ने टाइम जोन अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आगे पीछे रखा है। उसके बाद सर हाँ, बीसी और एडी के बीच में गैप होता है, जैसे जब नहीं क्राइस्ट जिए थे। नहीं, कोई गैप नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। आगे बात करेंगे मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, हिस्ट्री सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, यहाँ 1206 एडी, 1206 एडी से 1757 एडी, 1206 एडी की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। अरे हिंदुस्तान में स्लेव मार्केट्स होती थी, स्लेव एंड मार्केट्स, स्लेव एंड एनिमल्स मार्केट, जहां जानवरों की तरह इंसानों को भी खरीदा बेचा जाता था। थोड़ा डिटेल डिस्कशन, जहां इंसान उस जमाने में 2 प्रकार के होते थे, एक अपने मालिकों के प्रति वफादार, जिन्हें हम बोलते थे, जिनका माइंड करीब करीब जानवर जैसा होता था, अरे जानवर होता है ना मालिक के प्रति वफादार, और दूसरा इंसान जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स की कैपेसिटी थी कुछ भी कर गुजरने की, तो वो इंसान इन स्लेव्स को खरीदते थे। तो स्लेव डायनेस्टी शुरू हो गई, यानी पहला राजा एक स्लेव था। पूरी क्लास बच्चों से डिस्कशन करना चाह रहा हूं, मिडिवल इंडिया सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, जिसका पहला राजा स्लेव था। मुझे पूरी क्लास में कोई भी बच्चा बोल सकता है स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बढ़िया तैयारी है अनन्या, बहुत बढ़िया, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था ये। तो डिटेल में जब हिस्ट्री चलेगी तो बताऊंगा ये स्लेव था, राजा कैसे बना, और स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत, इस स्लेव डायनेस्टी में 11 रूलर एक के बाद एक आए। तो मिडिवल इंडिया की चर्चा करेंगे। मिडिवल इंडिया में जो आखिरी दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी राजा, कोई बता सकता है, लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा 1757 तक, इब्राहिम लोधी, इससे पहला था, वो पहला था। इब्राहिम लोधी आखिरी था जी, इब्राहिम लोधी। फिर यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे 1757 ऑनवर्ड्स, 1757 तक यहाँ पर मुगल भी आ चुका है, मुगल एम्पायर भी आ चुका है बच्चों, यहाँ मुगल एम्पायर भी आ चुका है, और मुगल एम्पायर के राजा को हराया था, और सबसे पहले बंगाल पे कब्जा हुआ था अंग्रेजों का 1757 में। ये बात आपने इंडियन इको में पढ़ी है, इंडियन इको के पहले चैप्टर में। 1757 अंग्रेजों का कब्जा हुआ था बंगाल पर, उस जमाने का बंगाल, आज का बंगाल बिहार उड़ीसा है, जिसको मैंने याद कराया था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। मेरा क्वेश्चन अनन्या से है, मॉडर्न हिस्ट्री 1757 एडी से टिल नाउ, 1757 में यूरोपियंस ने हिंदुस्तान पे कब्जा करा था, ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूं, बंगाल पे किसको हराया था और कौन जीता था? अनन्या, बैटल ऑफ प्लासी 1757 बिटवीन, अनन्या मैंने डिस्कशन करा था, दीपांशु बचपन, सर नवाब सिराजुद्दौला को हराया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, क्या बढ़िया बच्चे, गूगल माता की जय तो नहीं हो रही ना? नो सर। बढ़िया बात, बढ़िया बात। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री हमारी
भैया यूरोपियन आ गए थे हिंदुस्तान में, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी। हालांकि यूरोपियंस हिंदुस्तान में 1498 से शुरू हो गए थे, 1498। दीपांशु समझ में आ रहा है? 1498 सर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था हिंदुस्तान में और उसने शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढ दिया था। वास्को डी गामा पुर्तगीज हिंदुस्तान में शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढ दिया था उसने, जिसके बाद से यूरोप के बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में व्यापार के उद्देश्य से आने लग गए थे। तो वास्को डी गामा ने शॉर्टेस्ट सी रूट ढूंढा था बच्चों। कब? 1498। और हिंदुस्तान में जिस जगह पहुंचा था उस जगह का नाम कैलीकट। दीपांशु क्या बोला है मैंने? कैलीकट। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है 1757 एडी ऑनवर्ड्स। 200 साल तक अंग्रेजों का कब्जा रहा करीब, और 1947 में यहाँ देश की आज़ादी मिल रही है। तो हम इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाई कर रहे हैं 3 पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू अंग्रेज हिस्टोरियंस। जो हिस्ट्री लिखी हुई है अंग्रेजों की लिखी हुई है 2 लाख बीसी से बाहर। जबकि अगर हम हिंदुस्तानी स्क्रिप्चर्स की बात करें तो रामायण की बात करते हैं तो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन बड़ी पुरानी है, बड़ी पुरानी। रामायण बोले तो 50,000 साल पुरानी सभ्यता है। कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता चलता है, खुदाई के दौरान पुराने अवशेषों को हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस से चेक करें तो रामायण इस बात का रिफ्लेक्शन है कि ये घटनाएं 50 रामायण वाली बातें। अरे यहाँ क्वेश्चन फिर आ रहा है, जय सोनी, रामायण रिटन बाय, कोशिश करो जल्दी, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। हाँ, अब ये सबको याद रखना है भैया, एक रामायण एक रामचरितमानस है, ये गड़बड़ झाला मत कर देना। रामचरितमानस मिडिवल इंडिया में लिखी गई है और जिसने लिखी है उसका नाम कौन बताएगा? अरे बोलो ना बच्चों। तुलसीदास। तो मिडिवल इंडिया में लिखी गई है क्या? रामचरितमानस। इसमें वो पैराग्राफ संस्कृत भाषा का और उसके नीचे उसका संवाद, उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। रामचरितमानस ये मिडिवल इंडिया में लिखी गई है बाय तुलसीदास। जबकि ओरिजिनली जो घटनाएं घटी वो क्या? रामायण के नाम से, और रिटन बाय ऋषि वाल्मीकि। और खुदाई के दौरान जो हमें चीजें मिल रही हैं एक्सकेवेशन प्रोसेस के अंदर, उससे पता चल रहा है कार्बन डेटिंग प्रोसेस से वो घटनाएं 50,000 साल पुरानी, यानी हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता हमारी 50,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसे अंग्रेज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर मैं महाभारत तो अंग्रेज 2 लाख साल कह रहे हैं, हम 50,000 कह रहे हैं। नहीं देखो, तो जो ये 2 लाख वाली, अभी सुनो तो सही, ये स्टोन एज है। स्टोन एज में तो अंग्रेज कह रहे हैं ना लिखने का पता था ना पढ़ने का पता था, जंगलों में इंसान जंगली जानवरों की तरह रहता था। अभी स्टोन एज को ये सारा बीसी आपका स्टोन एज का जा रहा है नीचे, देखो लिखा हुआ मिल रहा है 2 लाख से 2,500 बीसी। यस सर। तो अभी बताऊंगा ना जो अंग्रेजों की हिस्ट्री है वो कैसी है। जबकि रामायण में हमें पता चलता है कि हम ब्रह्मास्त्र बना चुके थे, अरे जिसे न्यूक्लियर बम कहते हैं। हमारी साइंस इतनी मॉडिफाइड थी, हमें शेप का बहुत अच्छे से ज्ञान था, हमें मकानों को बनाना, आकार, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी। अरे तुमने कभी सुना है वो रावण? अनन्या से क्वेश्चन है मेरा। रावण एक विशेष प्रकार के विमान से आया था सीता को लेने के लिए, सीता का हरण करने के लिए, और वो हवा में, यानी एरोप्लेन आज के जमाने की घटना नहीं है। उस जमाने में 50,000 साल पहले हमारी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी थी कि हम प्लेन बना चुके थे। मेरा क्वेश्चन है उस प्लेन का नाम क्या था अनन्या? नहीं पता सर। ए बच्चे, पूरी क्लास, प्लेन का नाम पुष्पक विमान। यस, पुष्पक विमान। अब मजे की बात थी, आज जो एरोप्लेन चलते हैं उसके लिए फ्यूल यूज होता है। मेरा क्वेश्चन फिर शुरू होता है, जो आज प्लेन चलते हैं उसमें जो फ्यूल यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? पूरी क्लास जल्दी, जो फ्यूल यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? दीपांशु? प्रोपेलेंट। उस जमाने के जो पुष्पक विमान थे उसमें प्रोपेलेंट नहीं डलता था, उसमें फ्यूल नहीं डलता था, वो मन की शक्ति से, द पावर ऑफ माइंड, एनर्जी ऑफ माइंड से वो चलता था। तो उस जमाने की टेक्नोलॉजी, उस जमाने की साइंस बहुत एडवांस थी। तो वापस आता हूं जी मैं। तो इंडियन हिस्ट्री 50,000 साल पुरानी, अगर हम रामायण की बात करें, एपिक की बात करें, और अगर हम महाभारत की बात करें, और कार्बन डेटिंग प्रोसेस में जो एक्सकेवेशन प्रोसेस से जो खुदाई की चीजें मिली हैं, पता चल रहा है वो घटनाएं साइंटिफिकली पता चल रहा है कि जो अवशेष मिले, दीपांशु समझ में आ रहा है? अवशेष खुदाई में वो जो चीजें मिल रही हैं, वो उन किताबों में लिखी हुई बातों से मैच हो रही हैं, और वो कार्बन डेटिंग प्रोसेस साइंस की टेक्नोलॉजी है, जिससे पता चलता है ये महाभारत जैसी घटना 5,000 साल पुरानी है, 5,000 साल पुरानी।
तो 5000 साल पहले महाभारत कहता है कि सिविलाइजेशन कितनी एडवांस हो चुकी थी। वापस चलते हैं जी। तो अंग्रेजों की हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया सबने याद कर लिया। तो अच्छा, महाभारत की बात चल रही थी तो महाभारत का क्वेश्चन भी सुन लेते हैं। अरे महाभारत इपिक हमारा जो ग्रंथ है ये किसने लिखा? ये फिर क्वेश्चन है एग्जाम का, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी क्लास, महाभारत रिटन बाय ऋषि वेदव्यास। वेद व्यास। ऋषि वेद व्यास। ये सबको याद होना चाहिए। डिस्कशन जीके में हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, हर चीज लिखी नहीं जा सकती तो उसको याद रखना है। और सुनने की ऑप्शन तो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक संजय भैया आपके पॉकेट में, आपकी मोबाइल में रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ महाभारत रिटन बाय वेद व्यास, वेद व्यास। तो यहाँ पर और भी बातें करेंगे। महाभारत इज नथिंग बट द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सॉन्ग ऑफ। अरे महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? फिर मेरा क्वेश्चन शुरू होता है, ये फिर एग्जाम का क्वेश्चन है। चिराग गुप्ता, महाभारत का युद्ध बिटवीन द कौरव 21 दिन भैया। ए बच्चे 12 दिन। 18 दिन वाले ठीक हैं, 18 दिन वाले ठीक हैं। तो वापस आते हैं और वहां पर जो अर्जुन को उपदेश दिया जिससे उसको अवेकनिंग हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं? द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वापस आते हैं जी। तो इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है उन्होंने लिखी, उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्लास याद कर लो सारी। क्लास में ही कोशिश है चीज़ों को याद कराना। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, तभी जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है उसे आप टिक कर पाओगे। तो एंशिएंट इंडिया 2 लाख बीसी से 1206 एडी, 1206 एडी। और यहाँ 1206 एडी से स्लेव डायनेस्टी शुरू हो रही है और हमारी हिस्ट्री चेंज हो रही है। मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, जो 1757 तक चल रही है। 1757 यहाँ मुगल एम्पायर का आखिरी राजा। देखो ऐसा नहीं है कि 1757 में मुगल एम्पायर खत्म हो गया था, सारे याद कर लो। 1757 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अटैकिंग पावर आ गई थी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आ गए थे। कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन है, समझाऊंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अपने तैयार माल को हिंदुस्तान में लाके बेचते थे, मुनाफा कमाते थे। और खाली अंग्रेज नहीं थे, उनके साथ फ्रांसीसीज भी आए थे, डच भी आए थे, पुर्तगीज भी आए थे। उन सब में आपस में कंपटीशन ना हो जाए तो हिंदुस्तान में कब्जा करना शुरू कर दिया, वॉर करनी शुरू कर दी। तो 1757 से अंग्रेज हिंदुस्तान में आ गए थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। लेकिन मुगल एम्पायर खत्म नहीं हुआ। ये मुगल एम्पायर खत्म हो रहा है, कोई बच्चा बताएगा मुगल एम्पायर का आखिरी राजा कब खत्म हुआ? मुझे वो ईयर चाहिए। सर 1857। यस, 1857 मुगल एम्पायर का आखिरी राजा बहादुर शाह जफर टू, बहादुर शाह जफर टू, जो यहाँ रिवोल्ट हुआ था। उस रिवोल्ट में दिल्ली में उन्हें राजा बना दिया गया था और फिर अंग्रेजों ने 6 महीने के अंदर दिल्ली को वापस रिकैप्चर कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। रंगून, जिसे आज बर्मा बोला जाता, कैपिटल ऑफ बर्मा है बच्चों, जिसे आज म्यांमार बोला जाता है, वहां भेज दिया और वहां उसे कैद करके रखा। और उनके बच्चों को, बहादुर शाह जफर के बच्चों को, आईटीओ सुना होगा आपने दिल्ली में, डॉल म्यूजियम। अरे अनन्या, डॉल म्यूजियम देखा हो, आईटीओ, वो मैं एरिया लोकेट कर रहा हूँ। उस एरिया में वहां पर बहादुर शाह जफर के बच्चों को हैंग कर दिया था टिल डेथ। अरे फांसी की सजा दी जाती थी और पब्लिकली अनाउंस कर दिया, देखो अब आगे इनका वंश। अरे अगर उनके बच्चों को ना मारा जाता पब्लिकली तो आने वाले जमाने में फिर उनके वंशजों को राजा बना दिया जाता, उनको गद्दी दे दी जाती। हिंदुस्तान में लोगों का ऐसा फेथ था, तो पब्लिकली अंग्रेजों ने उनके बच्चों को वहां सूली चढ़ा दिया, फांसी की सजा दे दी कि अब अगला मुगल एम्पायर का कोई वंशज गद्दी पर बैठने वाला नहीं है। तो ये सब बातें याद करने का काम एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। एक बार सुनूंगा दीपांशु, मिडिवल इंडिया का टाइम जोन जल्दी से। सर 1206 से 1757 तक। 1757 एंशिएंट इंडिया का टाइम जोन है, 2 लाख बीसी से 1206 एडी। मॉडर्न इंडिया का टाइम जोन 1757 बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हो रहा है और यहां से टिल नाउ। फिलहाल एंशिएंट इंडिया को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया जो हमारा आज की क्लास में खेल शुरू होना है, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, हमने इसकी डिवीजन करी है, सामने चार्ट बना के आपके लिए रखा है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। स्टोन एज बोले तो हिंदी में पाषाण युग। अरे पाषाण बोले तो पत्थर, दीपांशु समझ में आता है? पाषाण युग, स्टोन एज, पत्थर का युग। यस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं सिंधु
घाटी परियोजना। अरे इस पूरी दुनिया में हिस्टोरियंस, पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस कहते हैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में 4 थी। ध्यान से सुन लो और याद कर लो, पूरी दुनिया के हिस्टोरियन इस बात पर कॉमन है कि पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन 4 थी। नंबर 1, चारों के बारे में सुनो और याद करो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नंबर 2, चाइनीज सिविलाइजेशन। तीसरी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। एंड फोर्थ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मेरा क्वेश्चन सुनाना है आपने। अनन्या, ये 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जल्दी से नाम बताओ। Indus Valley Civilization, Chinese Civilization, Mesopotamian Civilization, Egyptian Civilization. इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इसमें सारे हिस्टोरियंस कॉमन व्यू रखते हैं, जिसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के आसपास बहुत सारे शहर बने, बहुत सारे शहर बने। और खुदाई के दौरान जब वो शहर हमें मिले तो पता चला उस खुदाई में जो चीज़ें मिली कि लोगों को किन किन बातों की जानकारी हासिल हो चुकी थी, लोगों की सिविलाइजेशन, शहर कितने डेवलप, कितने एडवांस हो चुके थे, ये हमें पता चला। और ये घटना इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो इंडस रिवर के आसपास, अरे बहुत सारे शहर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, बनवाली, ये सब अलग अलग शहर खुदाई के दौरान मिले जो इंडस रिवर के आसपास मोस्ट फर्टाइल लैंड है। वहां पर लोगों ने शहर बना लिए, रहना शुरू कर दिया। कहते हैं हिस्टोरियंस कि करीब करीब, अलग अलग हिस्टोरियंस का मत अलग अलग है टाइम को लेकर। हिस्टोरियंस का मानना है ये 1000 साल तक करीब करीब इंडस वैली सिविलाइजेशन चली। बहुत सारे शहर बने, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन हो गई थी, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था इन लोगों को। लेकिन अचानक कुछ जलजला, कुछ अचानक कुछ लॉस हुआ कि ये सारे शहर तहस नहस हो गए, तहस नहस हो गए और मुर्दों के टीले में कन्वर्ट हो गए। अनन्या, मैंने क्या बोला है? फिर जलजला है और बुर्दों के मुर्दों उसमें का कन्वर्ट टीला। हो गया है। यहाँ मेरा क्वेश्चन है, सबसे क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है? माउंड ऑफ डेड। अरे मोहनजोदड़ो, अरे पिक्चर तो सबने देख ली होगी, जयश्री पिक्चर देखी है मोहनजोदड़ो? अरे बोलता ही नहीं बच्चा। आदित्य देव, मोहनजोदड़ो आज नो से। सर। यस भैया। तो मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बड़ा शहर था, हाईली सिविलाइज था अपने जमाने में। तो ये मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? मीनिंग है इसका, ये मीनिंग आता है पेपर में, माउंड ऑफ डेड। दीपांशु बोलना, क्या बोला है मैंने? माउंड ऑफ डेड, बोले माउंड तो, ऑफ डेड, बोले तो अभी मैंने इसकी हिंदी बोली है, मुर्दों का टीला। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। तो बड़ा मजेदार है टॉपिक। तो ये हम डिटेल में चलाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से शहर थे, खुदाई के दौरान क्या क्या हमें मिला, किस किस ने खुदाई का काम शुरू करा, कैसे कैसे हमें डाटाज मिले, कितना हम लोग सीख चुके थे, ज्ञान अर्जन कर चुके थे। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग व्यू है। जिस हिस्टोरियन की हिस्ट्री में डिस्कस कर रहा हूँ उसके अनुसार ये इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब करीब 1000 साल चली। टाइम जोन लिखा हुआ है 2500 बीसी से 1500 बीसी। और कुछ ऐसा जलजला आया, अरे पिक्चर देखी है आपने, तो एंड में क्या होता है, वो कहीं पानी आता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और क्या बन जाता है? क्या? मुर्दों का, अरे बोलते ही नहीं हो, टीला। टीला, मुर्दों का टीला बन जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सब खत्म हो जाता है। और फिर शुरू होता है वैदिक एज, और फिर लाइफस्टाइल जीरो से शुरू होता है। आर्यंस आते हैं फ्रॉम द ईरान, फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया, वहां से लोग आए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान बोले तो इंडस रिवर के आसपास। उस जमाने में बड़ी सारी ये नदियां थी जो फर्टाइल सॉइल लेके आती थी पहाड़ों से और मैदानी इलाकों में बिछाती थी। चिनाब, झेलम, रावी, गंगा, यमुना, इंडस, इन सारों इलाकों के आसपास। फिर वो रशिया के साउदर्न मोस्ट पार्ट से, ईरान से आए लोग जिन्हें आर्यन कहा गया, उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वेद लिखे गए, वेद लिखे गए, यानी लिखने का ज्ञान वैदिक एज से। इससे पहले तो लिखना ही नहीं आता था, वैदिक एज शुरू हो रहा है। वैदिक एज, वेद लिखे गए फ्रॉम 1500 बीसी से 1000 बीसी। वैदिक एज करीब करीब 500 साल ये खेल चला वैदिक एजों का। अरे वेद कितने लिखे गए, ये क्वेश्चन आता है हर जस कौर। वेद कितने लिखे गए जल्दी बताओ, नंबर ऑफ वेदास। अरे जल्दी बोलना है। गौरव, दीपिका, अरे बोलो बच्चों, भी मैंने बताया। यश, वेद, 4 वेद। 4 वेद। चार ये वेद। चारों वेदों के नाम चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दीपांशु स्टार्ट। 4 वेदों के नाम। ऋग्वेद,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सीक्वेंस लिखवाइए मैंने, सीक्वेंस। वो पूछ ले ओल्डेस्ट वेद कौन सा था, ऋग्वेद। तो मैंने सीक्वेंस लिखी है, जो पहले फिर बाद में फिर बाद में। ध्यान से सुनो, वैदिक एज में वेद लिखे गए हैं, वेदों के बाद उपनिषद लिखे गए हैं। उपनिषद 108 होते हैं। आसिफ उपनिषद कितने, मुझे सिर्फ नंबर बताने हैं, नंबर, नंबर ऑफ उपनिषद। आसिफ नंबर, अभी मैंने बोला 108, 108। आदित्य भैया 108। 108 वेद लिखे गए, वेद के बाद उपनिषद 108, 108। उपनिषद के बाद लिखे गए वेदांगास। वेदांगास का डिक्शनरी मीनिंग होता है एंड ऑफ वेदास। दीपांशु बोलना है जल्दी जल्दी, वेदांगास बोले तो एंड ऑफ वेदास। पूछता है वो, वेदांगास कितने हैं, 6 हैं, 6 बुक्स लिखी गई हैं वेदांगास बोले तो एंड ऑफ वेदास। चर्चा करूंगा जब मैं वैदिक एज बताऊंगा, ये क्या क्या लिखा गया, क्या क्या इनके नाम थे, इन वेदों में क्या क्या, पहली बुक में क्या है, दूसरी में कितना है, क्या है, वो सब डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेटर वैदिक एज चला 1000 बीसी से 500 बीसी, 1000 बीसी से 500 बीसी लेटर वैदिक एज। इस लेटर वैदिक एज में जो वेदों में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी फॉर्म कर गई, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी फॉर्मुलेट कर गई। वेदों में ऋग्वेद की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अरे ऋग्वेद सबसे बड़ा, चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। देखो क्वेश्चन तैयार हो रहा है, वो बोलेगा ओल्डेस्ट वेद। जल्दी जल्दी बोलो अनन्या। ऋग्वेद। ऋग्वेद। लार्जेस्ट वेद बोलो, लार्जेस्ट वेद ऋग्वेद। अरे लार्जेस्ट वेद सबसे बड़ा। अरे दीपांशु, लार्जेस्ट सर ऋग्वेद। ऋग्वेद। ध्यान से सुनो, लार्जेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसके 10 पार्ट थे। अरे जैसे आपकी 12th के इको की अगर मैं बात करूँ तो 2 वॉल्यूम, अरे 2 वॉल्यूम 2 पार्ट, एक इंडियन इको और दूसरा मैक्रो। दीपांशु बात समझ में आती है? यस सर। ऐसे ही ऋग्वेद में 10 पार्ट थे, 10 किताबें थी। और उस जमाने में किताबें नहीं बोलते थे, उस जमाने में बोलते थे मंडल्स। जल्दी बोलो क्या बोला है मैंने, मंडल्स। मंडल्स। तो उस जमाने में ऋग्वेद के 10 मंडल थे। मंडल को आसान भाषा में बोल रहा हूँ 10 पार्ट। ऋग्वेद 10 पार्ट में बटा हुआ था, 10 कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स, 10 बुक्स। और इसके 10वें मंडल में, 10वें मंडल में लिखा हुआ था वर्णा सिस्टम। अरे समझते हो, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। दीपांशु यस सर। देखो Yes, मैंने sir. क्या बताया, ये वर्णा सिस्टम ऋग्वेद से आ रहा है, ऋग्वेद से आ रहा है। और ऋग्वेद के कौन से पार्ट से आ रहा है, 10th पार्ट से, जिसको 10th मंडल कहते हैं। डिटेल आगे चलेंगे जी, टॉपिक जब लेटर वैदिक एज चलेगा, वैदिक एज चलेगा, वहां समझाएंगे भी। और आगे चलते हैं, एक आइडिया दिया है जो हम पढ़ने वाले हैं। और फिर यहाँ पर किंगडम शुरू हो गए। अरे एक्चुअली में स्टोन एज में तो इंसान जैसा था ही नहीं, जानवरों की तरह था, जानवरों की तरह था। उसका माइंड बहुत डेवलप नहीं हुआ था, उसे रहने का, खाने का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं था, बोलने का तरीका नहीं था। तो वो तो जंगली जानवरों की तरह जंगलों में रहता था। यहाँ धीरे धीरे कबीले डेवलप हो रहे हैं, कबीलों से नगर डेवलप हो रहे हैं, और बहुत सारे नगर बनकर लेटर वैदिक एज के बाद किंगडम, साम्राज्य डेवलप हो रहे हैं। साम्राज्य की बात करेंगे हम यहाँ 500 बीसी से। सबसे पहली डायनेस्टी साम्राज्य, हरियंका डायनेस्टी। अरे पहली डायनेस्टी का नाम बताओ अनन्या। हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी। उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, उसके बाद कौन बता सकता है, मौर्यन डायनेस्टी का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्यन डायनेस्टी। ये खेल चलेगा, किंगडम्स में चलेगा। 500 बीसी से ये खेल शुरू हो रहा है। ये टाइम जोन जो मैंने लिखा है अलग अलग हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन किंगडम्स चले। और ये किंगडम्स आगे चलते चलते फिर फॉरेन इन्वेजन आया, ह्यूनाज आए, कुशानाज आए, हिंदुस्तान पे अटैक करा, कब्जा करा, डेवलपमेंट के लिए काम करा, पृथ्वीराज चौहान को हराया। अरे कोई बताएगा पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? 1191 में बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन। महमूद गजनी। नहीं नहीं, बाबर। अरे हाँ महमूद गजनी, महमूद गजनी। अरे एक शब्द है महमूद गजनी, एक महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो शब्द याद रखना। एक हाँ सर, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई लड़ी थी। पहली लड़ाई हारा था और दूसरी लड़ाई जीता था। शब्द मत गड़बड़ करना। क्या है ये शब्द, क्या शब्द है दीपांशु, दोबारा बोलोगे? सर मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। इससे पहले आया था महमूद ऑफ गजनी। याद रखना, मोहम्मद, महमूद,
मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और दूसरा शब्द क्या है, महमूद ऑफ गजनी। ये महमूद ऑफ गजनी ने हिंदुस्तान में कितनी बार अटैक करा, ये तुम्हारे एग्जाम का हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। एंशियंट इंडिया में महमूद ऑफ गजनी हिंदुस्तान में आता था, लड़ाइयां लड़ता था, लूटपाट करके पैसा ले जाता था। बताओ कितनी बार अटैक करा? 17 टाइम्स। अनन्या कितनी बार अटैक करा? 17। नाम बताओ राजा का। महमूद गजनी। ना, महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। इस राजा के बारे में बताता हूं। अरे तुमने किसी ने सोमनाथ टेम्पल के बारे में सुना है? गुजरात, गुजरात काठियावाड़ जिला, समुद्र के अंदर, वैसे तो तट, समुद्र का तट के ऊपर बना हुआ है। उस जमाने में जो शिवलिंग था, सोमनाथ टेम्पल सुना है कभी किसी ने? द्वादश, यस सर। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ। उस जमाने में वहां का जो शिवलिंग था वो हवा में था, हवा में था। उसने वो सोमनाथ टेम्पल तोड़ दिया था पूरी तरह से, और वहां से जितना भी, और उस जमाने में हमारी वेल्थ टेम्पल्स में होती थी, और उस टेम्पल को लूट के ले गया था। और कितनी बार हिंदुस्तान में अटैक करा, जल्दी बताओ अनन्या दोबारा। 17। महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। ये एंशिएंट इंडिया में चल रहा है खेल। एक महमूद गौरी की मैंने बात बताई, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ, उस जमाने का स्ट्रॉन्गेस्ट राजपूत रूलर था, जिसको पहली लड़ाई में ये हार गया था और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। वो खेल पढ़ेंगे। और बड़ी फेमस पुस्तक, महमूद गौरी थोड़ी ना, वो मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। और उस जमाने में जो फेमस पुस्तक लिखी गई पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय चंद बरदाई। अरे पुस्तक के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने पुस्तक का नाम क्या बताया? पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय, किसने लिखी? दीपांशु, पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय चंद्र बरदाई, चंद बरदाई। चंद्र बरदाई। और पूरी पुस्तक छंद पर बेस्ड है। अरे छंद समझते हो? मुहावरे, लोकोक्ति, राजपूताना लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वो लैंग्वेज लिखी हुई है उसके अंदर, डायलॉग्स लिखे हुए हैं। और उस जमाने में राजपूतों की पावर कैसी थी, उस जमाने का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो उस बुक में लिखा हुआ है। पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय चंद बरदाई। ऐसी सब बातें हम हिस्ट्री में लिखेंगे। मैं एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पर। एंशिएंट इंडिया क्लासिफाइड इन 5 पार्ट्स। क्या याद हो चुका होगा बच्चों? स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज एंड किंगडम। ये सारा खेल एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज 2 लाख बीसी से 2500 बीसी। दीपांशु याद हो गया? 2 लाख बीसी से 2500 बीसी। दीपांशु? यस सर, 2 लाख बीसी से 2500 बीसी। फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। पाषाण युग, स्टोन एज 3 भागों में बांटा जा रहा है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। शुरू करने जा रहे हैं। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज 2 लाख बीसी से 8000 बीसी। मेसोलिथिक एज 8000 बीसी से 4000 बीसी। नियोलिथिक एज चर्चा करूंगा इन सबकी अभी। नियोलिथिक एज 4000 बीसी से 2500 बीसी। स्टोन एज में एक बात कॉमन है, एक बात कॉमन है, लिखना हमें आता नहीं था, लिखना हमें आता नहीं था, पहनना हमें आता नहीं था। क्या क्या हम लोगों ने उस जमाने में सीख लिया। इंसानों की सोच, उनका स्टेट ऑफ माइंड कितना ग्रो हो गया, उसकी चर्चा हम यहाँ करना चाह रहे हैं। स्टोन एज में यहाँ लिखने लायक कुछ मिला ही नहीं, बहुत ज्यादा लिखने का ज्ञान नहीं था, स्क्रिप्चर्स बने नहीं थे। स्क्रिप्चर्स वैदिक एज से बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? स्टोन एज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। आगे पीछे मत कर लेना, बोलेगा पैलियोलिथिक के बाद कौन सा आता है? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक के बाद कौन सा आता है? नियोलिथिक। तो एक बार ये तीनों बताएं जरा जल्दी से। दीपांशु, पैलियोलिथिक एज का टाइम जोन? सर 2 लाख बीसी से 8000 बीसी तक। मेसोलिथिक और एज का टाइम जोन? मेसोलिथिक का सर 8000 बीसी से 4000 बीसी तक, और नियोलिथिक का 4000 से 2500 बीसी। तो खेल शुरू करते हैं। स्टोन एज, स्टोन एज के बारे में सुने। प्री हिस्टोरियन पीरियड कह रहे हैं। यहाँ लिखने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। खुदाई के दौरान जो चीजें मिल रही हैं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता चल रहा है कि ये घटना इतने साल पुरानी थी और उस जमाने में लोगों की सोच ऐसी डेवलप हो गई। तो ये हिस्ट्री कैसे लिखी गई उसकी आइडिया बता रहा हूँ। एक्सकेवेशन प्रोसेस, खुदाई में जो चीज़ें मिली, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता चला, अरे खुदाई में कुल्हाड़ी मिल रही है, नुकीले पत्थर मिल रहे हैं, उन नुकीले पत्थरों को कार्बन डेटिंग प्रोसेस साइंटिफिक मेथड से पता चल रहा है कि ये नुकीला पत्थर इतना पुराना था। और उससे आइडिया लग रहा है उस जमाने में लोग नुकीले पत्थरों से जानवरों का शिकार करते थे और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते थे। तो उससे ये हिस्ट्री लिखी जा रही है, आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है।
उस जमाने में जाकर हम देख नहीं रहे उस जमाने में लोग कैसे थे, उसका सिर्फ एक आइडिया एक्सकेवेशन प्रोसेस से हिस्ट्री में लिखा जा रहा है। तो प्री हिस्टोरियन पीरियड कहा जा रहा है इसे, स्टोन एज को। पहला हिस्सा याद करने का काम, सबसे पहला हिस्सा साथ साथ याद करें, पैलियोलिथिक एज। अभी अभी याद कराया पैलियोलिथिक एज। बच्चों पैलियो को डिक्शनरी में बोलते हैं ओल्ड, याद करो, लिथिक को बोलते हैं स्टोन। पीरियड का मतलब टाइम जोन। तो पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज। अरे क्लियर हो गया अनन्या? ओल्ड स्टोन एज नोन एज पैलियोलिथिक एज। और टाइम अनन्या ये याद हो गया, ओल्ड स्टोन एज। यस सर। बच्चों मैंने अभी अभी बताया ये कितना था, 2000 बीसी से। अनन्या मेरा क्वेश्चन 2 लाख बीसी से, जल्दी। 8000 बीसी। 8000 बीसी का टाइम जोन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। अलग अलग हिस्टोरियंस ने इस टाइम जोन को आगे पीछे रखा है, लेकिन पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज ये सभी हिस्टोरियन एक्सेप्ट करते हैं। खुदाई के दौरान चीज़ों से हमें पता चल रहा है। यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन, पुराने ज़माने में इंसानों को क्या कहा जाता था? होमोसेपियन। अरे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन लिखेगा, याद कर लो। हिंदी में बोलते हैं आदि मानव। आज के इंसान जैसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था। उस जमाने में इंसानों का माइंड जानवरों जैसा था और बनावट भी कुछ डिफरेंट थी, कुछ डिफरेंट, आज जैसी नहीं थी। समय के साथ साथ बदल रही है, हाइट भी, वेट भी, रहन सहन का तरीका भी, सिविलाइजेशन भी। तो उस जमाने के इंसानों को क्या कहा जाता था? दीपांशु जल्दी जल्दी बोलते जाओ बच्चे। होमोसेपियन। होमोसेपियन कहा जाता था। क्वेश्चन पैलियोलिथिक एज बोले तो ओल्ड स्टोन एज। टाइम जोन याद करा दिया, 2 लाख बीसी से 8000 बीसी। उस जमाने में इंसान जंगली जानवरों की तरह जंगल में भटकते थे और जिंदा रहने के लिए उन्हें जानवरों का शिकार करना पड़ता था। वो जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए और फूड खाने की तलाश में जानवर नजर आता था तो उस पर पत्थर मारते थे। जानवर मर जाता था तो इंसान बच जाते थे, क्योंकि उनके फूड का जुगाड़ हो जाता था। और अगर जानवर बच जाता था तो इंसान मर जाते थे और जानवरों के फूड का जुगाड़ हो जाता था। तो जंगल राज था उस जमाने में, कोई सिस्टम नहीं था। अरे याद करा सबने इकोनॉमी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई इकोनॉमी लॉन्च नहीं हो चुकी थी। इंसान जंगलों में जानवरों की तरह रहता था, जिसे होमोसेपियन कहा जा रहा है। पत्थरों को मारकर अपने खाने का जुगाड़ करता था। बोलने का पता नहीं था, रहने का पता नहीं था, पहनने का पता नहीं था। इंसान जानवरों को मारकर उसका कच्चा मांस खाता था और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करता था। दीपांशु क्लियर? यस सर। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? अनन्या क्लियर? यस सर। आगे चला रहा हूं जी। मेसोलिथिक एज याद करो। मेसो को डिक्शनरी में बोलते हैं मिडल, लिथिक को बोलते हैं पाषाण पत्थर। मेसोलिथिक जोन यानी मिडल स्टोन एज। अरे पत्थरों से उस जमाने में इंसान पत्थरों की हेल्प से अपनी लाइफ को, अपने स्टाइल को मेंटेन करता था, इसीलिए इसे स्टोन एज बोलते हैं। मेसोलिथिक एज यानी मिडल स्टोन एज। टाइम जोन मैंने याद कराया, अनन्या बोलना है। टाइम जोन 8000 बीसी से 4000 बीसी। 4000 बीसी। ये टाइम जोन अलग अलग हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाता है। तो हमने याद करा मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज। यहाँ देखो 2 लाख बीसी से 8000 बीसी, कितने हजारों लाखों सालों तक इंसान जंगलों में जानवरों की तरह भटकता रहा। बोलने का पता नहीं था, खाने कच्चा मांस खाता था, जंगली जानवरों की तरह से रहता था। कोई सिस्टम नहीं था, कोई कबीले नहीं बने, कोई ग्रुप में रहना शुरू नहीं करा और पत्थरों से जानवरों को मार के अपनी जान बचाता था, कच्चा मांस खाता था। यहाँ समय बदलने के साथ साथ लोगों का स्टेट ऑफ माइंड बेटर हो रहा है। यहाँ लोग मिलकर रहना शुरू कर चुके हैं। मेसोलिथिक एज डेवलपमेंट हो रही है माइंड की नॉलेज का बेटरमेंट हो रहा है। यहाँ लोगों ने ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। अरे जैसे हाथी झुंड में अरे मालूम है दीपांशु, हाथी झुंड में रहते हैं। बहुत सारे जानवर अपनी प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप बना के रहते हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन बेटर हो जाए। तो वही बात यहाँ इंसानों ने सीख लिया इन लाखों सालों में, ग्रुप में रहना सीख लिया। पालतू जानवरों को पालना सीख लिया, जैसे कुत्ते, गायें, भैंस, उनको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखो जब पहली बार जानवरों को पालना आज आपके लिए लगता है क्या आसान सी बात है, लेकिन जब पहली बार इंसानों ने जानवरों को कंट्रोल करा होगा और वो जानवर इंसानों के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे और इंसानों ने जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे होंगे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट रही होगी जब पहली बार ऐसा हुआ होगा।
पहली बार ऐसा हुआ होगा। अभी तक आग की खोज, आग समझते हो दीपांशु क्या बोल रहा हूँ, फायर, फायर की खोज नहीं हुई है। यस सर। कच्चा मांस खा के अपने आप को मेंटेन किया जा रहा है, कच्चा मांस। तो यहाँ पर जानवरों का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, उनको पालना, उनको कंट्रोल करने का काम शुरू हो गया। लाइफ थोड़ी बेटर हो गई, जिंदगी का जोखिम कम हो गया, क्योंकि लोगों ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। लोगों को पेंटिंग, अगर आपको अपने बचपन के बारे में मालूम हो तो जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले कुछ भी उठा के किसी भी दीवार पर, जमीन पर कुछ भी चलाना शुरू कर देते हैं, और इसी से जन्म होता है ड्राइंग का। दीपांशु मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आज हम जो दूसरे तीसरे साल में अपने बर्थ के बाद जो हरकतें करते हैं, लिखने की, कुछ भी ड्रॉ करने की, जो भी समाज में, जो भी हमारी आंखें देख पा रही हैं, कुछ भी लकीरें खींचने का काम, तो ऐसा लकीरों के खींचने का काम हम लोगों ने, हमारा स्टेट ऑफ माइंड इतना डेवलप हो गया कि मैथोलिथिक एज में, मिडल स्टोन एज में हमने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। हमारी थोड़ी सी लाइफ बेटर हो गई, क्योंकि जानवरों से हम अपनी सुरक्षा, अरे ग्रुप में रहेंगे तो सुरक्षा थोड़ी बेटर हो जाएगी। यहाँ हमने गुफाओं को अपनी शरणगाह बना लिया। शरणगाह का मतलब रहना शुरू कर दिया। बच्चों, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास खुदाई के दौरान हमें केव मिली। मेरी बात समझ में आ रही है? भोपाल बोल रहा हूं मैं, मध्य, समझ में आ रहा है दीपांशु? मध्य प्रदेश में भोपाल के पास आज भी ये गुफा है जिसे बोलते हैं भीम बेटका गुफा। और इस गुफा में हमने देखा, खुदाई में पता चला ये गुफा इतनी पुरानी है, और उस जमाने में ये लोग ग्रुप में रहते थे, और वहां गुफाओं की दीवारों पे उन्होंने पेंटिंग कर रखी है। पेंटिंग समझ में आता है दीपांशु? पेंटिंग, यस सर। पिक्टोग्राफिक चीजें पेंटिंग कर रखी है। बर्ड्स बना रखे हैं, एनिमल्स बना रखे हैं, इंसानों के चित्र बना रखे हैं। यानी लोगों को ड्राइंग की जानकारी हो चुकी थी, जानवर, एनिमल्स, ह्यूमंस, यानी स्टेट ऑफ माइंड बेटर होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। और खुदाई के दौरान हमें ऐसा गुफाओं में जो चित्रकारी है उससे पता चला कार्बन डेटिंग प्रोसेस से कि करीब करीब मेसोलिथिक एज में लोगों ने, इंसानों ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। लाइफस्टाइल प्रमोट हो चुका है, नक्काशी, ड्राइंग बनानी शुरू कर चुका है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आ चुका है। ये बात याद हो गई दीपांशु, अनन्या? यस सर। वक्त Yes, बदल sir. रहा है, वक्त बहुत ज्यादा कुछ हमें मिल नहीं रहे प्रमाण, बहुत ज्यादा प्रमाण, लिखना आता नहीं है, मंदिर कोई डेवलप नहीं हुए हैं, कोई भगवान पूजा प्रार्थना अभी हुई नहीं है। वक्त के साथ साथ हिस्ट्री कह रही है भगवान डेवलप हुए हैं, ये मंदिर डेवलप हुए हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वक्त बदल रहा है। स्टोन एज का आखिरी हिस्सा, नियोलिथिक एज। नियो बोले तो न्यू, लिथिक का मतलब स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। अनन्या बोल रही थी टाइम जोन 4000 4000 BC to 2500 BC। अलग अलग, फिर हर बार ये बात बोल रहा हूँ, अलग अलग हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये टाइम जोन बदल जाता है। नियोलिथिक जोन, भैया नियोलिथिक पीरियड को चाल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, ब्रोंज एज भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, स्टोन एज का आखिरी हिस्सा है 4000 BC से 2500 BC। यहाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा मेटल इस दुनिया में सबसे पहला मेटल जिसकी खोज हुई इंसानों के द्वारा, वो कौन सा था? बहुत सारे बच्चे आयरन टिक करते हैं, जीरो हो जाएगा। नियोलिथिक एज को ब्रोंज एज भी कहा जाता है। ब्रोंज एज, कांस्य युग, क्योंकि सबसे पहला मेटल जो हमने खोजा वो कॉपर था। याद रखना, कॉपर और ब्रॉन्ज दो अलग अलग हैं। ध्यान से सुन लो, जो पहला मेटल खोजा, मेटल का नाम कॉपर, Cu कॉपर। अरे इसका टेक्निकल केमिकल नेम क्या है कॉपर का? Cu। दीपांशु मालूम है केमिकल नेम ऑफ यस कॉपर? सर। सारे बच्चे सुन लो, फिर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ। अरे कॉपर खनिज से, ओर से एक्सट्रैक्ट होता है। कॉपर जिस ओर से एक्सट्रैक्ट होता है उस ओर का नाम याद करो। ऐसा मैं साइंस में याद कराऊंगा, क्यूप्राइट। अरे कॉपर किस ओर से निकलता है? खनिज का नाम क्या है? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट से कॉपर निकलता है। ऐसे एल्यूमिनियम किससे निकलता है? बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम किससे निकलता है? बॉक्साइट से। ऐसे हम सब चीजें याद करेंगे साइंस में जाकर। वापस आ रहा हूं, तो मैंने कहा सबसे पहले मेटल कौन सा खोज हुई पूरी दुनिया में, तो याद रखना कॉपर। और जिस जमाने में हुई उस जमाने को कहा जाता है ब्रॉन्ज एज। याद रखना, ब्रॉन्ज मेटल है ही नहीं,
ब्रॉन्ज क्या है? एक अलॉय है, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। बड़े सारे क्वेश्चन, अब हिस्ट्री के साथ साथ बीच में साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, वो कहेगा सबसे पहला मेटल कौन सा पूरी दुनिया में? कॉपर। कॉपर, अरे 4 ऑप्शन देगा, कॉपर को टिक करना है। कॉपर का मैंने केमिकल नेम बताया CU। कॉपर का खनिज मैंने बताया, अरे खनिज बोले तो और क्यूपराइट। अब साइंस की बातें यहाँ आ रही हैं। अब मैंने बताया, लेकिन उस जमाने में क्या बोला गया? ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। तो ये ब्रॉन्ज, ये मेटल नहीं है, ये एक अलॉय है। फिर साइंस का क्वेश्चन है अलॉय यानी मिश्र धातु क्या होता है? बच्चों याद कर लो, द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज नोन एज अलॉय। अनन्या रिपीट, अलॉय। A mixture of 2 or more metals to improve its qualities is known as an alloy. क्वालिटी बोले तो प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर जाएं। 2 मेटल या उससे ज्यादा मेटल्स को मिला दो उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, इसे बोलते हैं मिश्र धातु। हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय। तो हम लोगों ने उस जमाने में पहले कॉपर को खोजा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर दिया ब्रॉन्ज बनाकर, कांसा बना लिया, कांसा। उसके बर्तन बनाने शुरू कर दिए कांसे के, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज। अच्छा याद कर लो, ब्रॉन्ज क्या है? एक अलॉय है। वो बोलेगा ब्रॉन्ज में कौन कौन से मेटल की मिक्सचर होता है? याद कर लो, ब्रॉन्ज इज ए अलॉय मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड निकल। मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड, जल्दी बोलो जी, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड Nickel. निकल। तो ये भी मालूम होना चाहिए अलॉय का मीनिंग क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए कॉपर में कौन कौन से मेटल मिक्स होते हैं। वापस आ रहा हूं, तो हमने ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू कर दिया, ब्रॉन्ज का यूज करना शुरू कर दिया। अरे जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है, मेसोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में हम पत्थरों, अरे सारे दीपांशु सुनना, पैलियोलिथिक एज में हम पत्थरों को जानवर पर ऐसे ही मारते थे, उठा के कहीं से भी उठाया मार दिया। लेकिन Yes, sir. मेसोलिथिक एज में हमने पत्थरों को नुकीला करना शुरू कर दिया था। हम उसे घिस के एक तरफ से नुकीला कर लेते थे। मैं फोटो अरे खुदाई में मिले हमें ऐसे पत्थर, ऐसे हम पत्थरों को नुकीला बना लेते थे और फिर उसे जानवर को मारते थे। तो जानवरों का मरना थोड़ा कंफर्म हो गया। और यहाँ नियोलिथिक में आते आते हम इन नुकीले पत्थरों को लकड़ी की डंडियों से बांध के मारना शुरू कर चुके हैं, जिससे हमारी रीच जानवरों तक बहुत दूर से बहुत दूर से भाला मारा जा सकता है। शुरू में पत्थर बांधने शुरू कर दिए और फिर ब्रॉन्ज मेटल का यूज करना शुरू कर दिया। और ऐसा करने से एक्सेस, अरे अपने आप में जब पहली बार कुल्हाड़ी बनी होगी तो कितनी बड़ी खोज रही होगी। उस जमाने में फॉरेस्ट, पूरी दुनिया में जहां देखो जंगल जंगल जंगल, इंसान तो ढूंढने से मिलते थे, जंगल और जंगली जानवर। तो इंसानों को अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, वो पेड़ों को काटना, रहने के लिए अपने कबीलों के लिए एरिया साफ करना। तो कुल्हाड़ी का आविष्कार करा, अपने आप में कितनी बड़ी बात रही होगी। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ कुल्हाड़ी का आविष्कार हो चुका है। कुल्हाड़ी मेसोलिथिक एज में हम पत्थरों को पहना करना सीख चुके थे, उससे जानवरों को मारना आसान हो गया। उसके पीछे हम लकड़ी की चीजें बांधना शुरू कर चुके थे, उससे हमारी रीच दूर से जानवरों को मारने तक हो चुकी थी मेसोलिथिक में। नियोलिथिक एज तक आते आते हमने कुल्हाड़ी बनाना सीख लिया था। और सबसे बड़ी अचीवमेंट यहाँ स्टोन एज के आखिरी हिस्से में आग की खोज हो गई थी। अरे आग, फायर। वक्त के साथ साथ हमने अग्नि की पूजा करनी शुरू कर दी थी। अभी नहीं बात कर रहा मैं, बाद में बताऊंगा। अभी मैं, अग्नि की खोज हो गई थी। अग्नि के खोज होने का मतलब है लाइफस्टाइल प्रमोट हो गया। नियोलिथिक एज से पहले इंसान जिंदा रहने के लिए जानवरों का कच्चा मांस खाता था। अचानक कहीं किसी जंगल में आग लग गई होगी, जानवर झुलस गए होंगे और इंसान को भुना हुआ मांस खाने का मौका मिला। तो उसे पता लगा कि ऐसे जानवरों के मांस को भूनकर पकाकर खाया जा सकता है, डाइजेस्टिव होता है, बेटर होता है। और वक्त के साथ साथ चकमक पत्थर, अरे अनन्या मैंने क्या बोला है? चकमक पत्थर से आग जलाना सीख लिया यहाँ पर नियोलिथिक एज में, कि 2 पत्थर, अरे विशेष प्रकार के पत्थर जिनके टकराने से आग निकलती है, आग को जलाना सीख लिया यहाँ इंसानों ने। पहली बार जब ये बात अचीव हुई तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। अरे आग के कंट्रोल कर लेने से जानवरों से रक्षा सुरक्षा। अरे रात को आग जलाकर कबीले वाले चारों तरफ आग जला के और फिर वहां रहते थे, जानवरों से सुरक्षा होने का काम हो गया, क्योंकि आग के पास जानवर आते ही नहीं थे।
बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। यहाँ पर पहिए का आविष्कार हो गया, व्हील का आइडेंटिफिकेशन हो गया, और जब पहली बार पहिया बनाया, उसके अंदर मेटल को लगाना सीखा, तो भैया जानवर को हम पालना सीख चुके हैं पहले ही मेसोलिथिक एज में। तो यहाँ की अचीवमेंट क्या आ गई, उन पहियों के द्वारा ठेला गाड़ी बनानी शुरू कर दी, जिससे इंसान धक्का मार के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। वक्त के साथ साथ जानवरों को उसमें जोत दिया गया। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो भैया अभी समय की लिमिटेशन, क्लास आज की यहीं रोकेंगे।